दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं। यहाँ पर हमें अतिरिक्त शब्द जोड़ना पड़ेगा। डाका मारा जाता है और चोरी की जाती है। तो इस हिसाब से होगा कि दिन दहाड़े डाका मारते और चोरी करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा शब्द जोड़ना पड़ेगा, मारते और चोरी करते हैं। किसी भी कोषकार की एक विशेषता यह भी है। इसमें अशुद्धि कहाँ पर है? हम एक व्याकरण संबंधी नियम समझते हैं कि किसी यहाँ पे है और फिर उसके बाद में है भी। इसका नियम ये है कि यहाँ पर हम अगर लिखें इसको तो किस में ई जुड़ा हुआ है और अगला शब्द है भा, और भा में भी ई जुड़ा हुआ है। तो ये एक नियम है कि इसके साथ में ई जुड़ा हुआ है और इसके साथ में ई जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। इसको कहते हैं द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि। तो इसलिए हमें आ, एक जगह हटाना पड़ेगा। तो हम चाहें तो यहाँ से ई हटा दें और यहाँ से तो हटाया नहीं जा सकता है। अगर हम यहाँ हटा देंगे तो हो जाएगा किस कोषकार की एक विशेषता, या बाकी पढ़ने में अटपटा लगेगा, तो इसलिए हम इसको हम हटा देंगे। तो किसी कोषकार की एक विशेषता यह भी है, यह सही हो जाएगा। संस्कृत में जो स्थान कालिदास का है वही टैगोर का है। तो हम जानते हैं कि टैगोर ये पश्चिम बंगाल के थे, तो ये बांग्ला के कवि थे। तो संस्कृत में जो स्थान कालिदास का है बांग्ला में वही टैगोर का है। अगला देखते हैं कि आपका पत्र जिसे आपने मुझे भेजा था मुझे मिल गया। तो यहाँ पर भी द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। आप, आप और दो जगह है तो हमें एक जगह हटाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिल गया। अगर हम यहाँ से आप हटा दें, इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो द्विरुक्ति हो जाएगी। तो आपका भेजा हुआ पत्र मुझे मिल गया है। अब अगला देखते हैं, इतने में कोई लपक कर आकर देकर चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर है कि कर, कर और दो जगह है कर, कर। तो हमें एक जगह से कर हटाना पड़ेगा। तो हमें ऐसी जगह से कर हटाना है जहां से कि वाक्य की निरंतरता बनी रहे और वो पढ़ने में अटपटा ना लगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इतने में कोई आया और देकर चला गया। इसको ऐसे करते हैं, इतने में कोई आया और देकर चला गया, या ऐसे भी कर दें, इतने में कोई आकर देकर, यहाँ भी कर है तो तीन जगह कर है। तो हमें हटाना पड़ेगा, दो जगह यहाँ पे हटाना पड़ेगा अब हमें। तो इतने में कोई आया और देकर चला गया। तो यहाँ पर हम कर रहने देते हैं, बाकी दो जगह से हमें हटाना पड़ेगा। तो इतने में कोई आया और देकर चला गया, यहाँ आया लिख देंगे। फिर अगला है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से हमें ये ऐसे है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी। हम देखते हैं कि एक शब्द होता है दुखपूर्ण और एक शब्द होता है दुखद। दुखद, दोनों में अंतर यह है कि यह दुखद, ये एपिसोडिक होती है, ये एपिसोडिक होती है। और ये आ, इसको पूरी टाइम फॉर लाइफ माना जा सकता है, या ये थोड़ा सा इससे ज्यादा समय लेता है। अगर हम ऐसे कहें कि दुखपूर्ण, तो जैसे कहें कि उसका जीवन दुखपूर्ण है, मतलब कि ये लंबी अवधि की बात करता है। अगर ये शब्द जहाँ पे लग जाएगा, ये दुख को लंबे समय के लिए बता देगा। और दुखद का हो जाएगा कि दुख देने वाली थी, ये कुछ ही समय के लिए हो सकता है, हमें शायद दुख आधे घंटे के लिए हुआ हो।
या 1 दिन के लिए हुआ हो, या 1 घंटे के लिए, या 1 दिन, या 2 दिन, या 1 हफ्ते, इसके बाद हम फिर नॉर्मल हो गए और उस व्यक्ति के मरने से फिर हमें कोई दुःख नहीं हुआ, हम अपने पुरानी दिनचर्या में वापस आ गए। लेकिन जो दुःखपूर्ण होता है, ये लंबे समय तक होता है। ये 1 साल, 2 साल, जीवन भर भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का लड़का मर जाए, युवा, किसी पिता का कोई युवा पुत्र मर जाए, तो वहाँ पर हम लगाएँगे कि दुःखपूर्ण, क्योंकि वो उसे भूल नहीं पाएगा। वो पिता अपने युवा पुत्र के मृत्यु को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। लेकिन वहीं पर अगर वो पिता है, कहीं दूर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी दूसरे का युवा लड़का मारा गया उस एक्सीडेंट में, तो वो उसके लिए दुखद होगी, क्योंकि उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक दुःख होएगा। तो ऐसे करके इसको हम समझते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखद थी, दुःख देने वाली थी, दुखद थी। क्योंकि अगर हम दुःखपूर्ण लगाएँगे, तो इसका मतलब हुआ कि हम लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से, या हम, या पूरा देश, पूरा जीवन, या 2 साल, 3 साल उन्हीं के दुःख में डूबा रहा था, तो ऐसा, ये बात सही नहीं होती है। अब उसके बाद में अगला है कि यह चीज़ सपने में भी मिलना दुर्लभ है। यहाँ पर एक अगला रूल हम देखते हैं कि एक अगला रूल हम देखेंगे कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है टैंजिबल, 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें होती हैं टैंजिबल और दूसरी होती है इंटैंजिबल, दूसरी इंटैंजिबल होती है। टैंजिबल में जिसे हम छू सकते हैं, उसका उसको स्पर्श कर सकते हैं, और इंटैंजिबल ये आभासी होती हैं, आभासी होती हैं। इनको हम छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसको हम ना तो ले सकते हैं, ले सकना, और दूसरा होता है दे सकना। आभासी वस्तुओं को ना तो हम ले सकते हैं, ना दे सकते हैं। वहीं जो टैंजिबल होती हैं, वो इसके विपरीत हो जाती हैं कि इसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और किसी से ले सकते हैं। तो इनटैंजिबल में अमूर्त चीज़ें आती हैं और टैंजिबल में मूर्त चीज़ें आती हैं, जिनका एक आकार होता है टैंजिबल में, जिनका एक निश्चित आकार होता है। तो इसको हम जब करंट समसामयिकी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूनेस्को अपने लिस्ट में 2 प्रकार के चीज़ों को सम्मिलित करता है, एक टैंजिबल टैंजिबल और दूसरा होता है इनटैंजिबल। इसको हम इसलिए थोड़ा विस्तार में देख रहे हैं क्योंकि इस आधार पे अभी कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो टैंजिबल में जैसे कि उसने लाल किला को और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क को उसने अपने यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं इंटैंजिबल में देखेंगे तो जो अमूर्त होती हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र, जिसको हम ना तो छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना किसी को ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। इंटेंजिबल में भी हम देखेंगे कि सहृदय, लोकलोचन, पंचतंत्र, इन सारी चीज़ों को भी शामिल किया गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो मेन हमारा यहाँ पर ये है, लेना और देना। तो हमें याद रखना है कि हम टैंजिबल को ले सकते हैं और दे सकते हैं, और जो इनटैंजिबल, अमूर्त चीज़ें हैं, इनको हम ले दे नहीं सकते हैं। तो फिर इस हिसाब से अब हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है, हमारा सवाल है कि यह चीज़ सपने में भी मिलना दुर्लभ है। तो चूँकि जब हम कोई सपना देखते हैं, तो हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं सपने में, वो इनटैंजिबल रूप में होती हैं, अमूर्त रूप में होती हैं। अगर हमें सपने में कभी कोई बहुत धन मिल गया, तो उस धन को हम केवल जब तक सोते रहते हैं या सपना देखते रहते हैं, तब तक उसका आभास कर पाते हैं। जैसे सो के उठते हैं, वो एक्चुअल में हमारे पास नहीं आता है। बाकी और सपने में जो भी चीज़ें देखते हैं, कोई भी चीज़ देखें, तो वो इनटैंजिबल में हो जाएगा। इसलिए हम सपने के साथ में मिलना नहीं लगाएँगे।
अगर ये ऐसे होता कि यह चीज मित्र से मिलना दुर्लभ है, तो ये बात सही हो जाती। लेकिन सपना तो यहाँ पे अमूर्त हो गया, इसलिए हम अमूर्त चीजों के साथ में मिलना नहीं लगाएंगे, हो जाएगा यह चीज सपने में भी दुर्लभ है। अब अगला है कि ट्रेन से जाना है तो रेल का समय पूछ लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूल ये है कि एक बार अगर हम संज्ञा का उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा फिर से हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ ट्रेन हमारा संज्ञा है, उसके बाद में पुनः ट्रेन का प्रयोग किया जा रहा है, तो हम ट्रेन के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि उसका रेल से जाना है या ट्रेन से जाना है तो उसका समय पूछ लीजिए। अगला है शराब पीना विष से भयंकर है। तो शराब पीना विष से भयंकर है, इसको ऐसे किया जा सकता है कि शराब विष से भयंकर है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हम एक तरफ लेते हैं शराब और दूसरी तरफ और भी कोई नुकसान चीज, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड ले लें, बेंजीन गैमेक्सीन जिसे कहते हैं, बेंजीन हेक्सा फ्लोराइड ले लें। चारों तो सब तरफ पड़ चलो, फ्लोराइड फ्लोराइड। और दूसरी तरफ हम ले लें कार्बन मोनोऑक्साइड और अ, अमोनिया ले लें, जो विषाक्त पदार्थ हैं, या लेड ले लें। अब हम इस पर ये कहें कि गैमेक्सीन खाना विष से हानिकारक है। हम कहें कि स- जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता है वहां पर सांस लेना विष से हानिकारक है, या विष से भयंकर है। तो ये अगर हम इसका सेवन ना करें, इसको ना लें, गलती से ना खाएं, तो ये ऑलरेडी नुकसानदायक चीजें हैं। ये ऑलरेडी ये जितनी चीजें हैं ये हजार्डस कैटेगरी में आती हैं, हजार्डस की कैटेगरी में आती हैं, ये ऑलरेडी नुकसानदायक है। चाहे इनका हम सेवन करें या ना करें, चाहे इसको कोई गलती से खा ले, या हम दिल्ली जैसे कहीं पे जहाँ पर AQI 200 या 300 प्लस हो, वो ऑलरेडी वहाँ पे वो नुकसानदायक जगह है जहाँ पर चाहे हम जाके सांस लें चाहे ना लें वो। तो इसमें कह रहा है कि शराब पीना विषय भयंकर है, ठीक है पीना विषय भयंकर है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये ऑलरेडी ऐसी चीज है, ये विष से भी भयंकर है। ना पिए तो भी, वो उसकी विशेषता बता रहा है, शराब के बारे में विशेषता बता रहा है कि शराब विष से भयंकर है, यहाँ पे शराब की विशेषता बताई जा रही है। और पीना अगर हम लगाएंगे तो इसके साथ लेके, क्योंकि शराब पीना विष की तरह हानिकारक है, पीना अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम अगले वाक्य पे आ जाते हैं, अगले सब वाक्य पे आ जाते हैं। क्या विश्वविद्यालय सामाजिक नेतृत्व देने में सफल रहा है? अब हम देखते हैं कि वही पुराना रूल आएगा, इंटेंजिबल नेतृत्व। नेतृत्व को हम पहले पहचाने कि क्या ये इंटेंजिबल है कि या टेंजिबल है। अगर हम देखें, नेतृत्व इंटेंजिबल है क्योंकि नेतृत्व का ना तो कोई आकार है, ना उसका शेप या साइज है, ना उसका कोई कलर है। तो इस रूप में इसके पास ऐसी कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है कि इसको हम टेंजिबल में डाल दें। तो नेतृत्व हो गया अमूर्त। अब जहां पर भी अमूर्त चीज आए वहां पर हमें लेना देना अगर शब्द आ गया तो उसको हमें डिलीट कर देना है। फिर हमको ऐसे पढ़ना है कि क्या विश्वविद्यालय सामाजिक नेतृत्व करने में सफल रहे हैं। अगला है, वे इस भाषा को नहीं समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। इससे संबंधित एक रूल है, इससे संबंधित जो हमारा रूल है कि हमारा जो को कारक है, को कारक है, या इसी को विभक्ति भी बोलते हैं। को कारक जैसे कि होता है कर्ता ने,
कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की केरा री रे अधिकरण में पेपर, ये हमारी इतने कारक विभक्ति होती हैं। तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति में आ जाता है और कर्म कारक में आ जाता है। ये हमेशा सजीव वस्तुओं के साथ में लगाया जाता है। सजीव वस्तुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इसका हम उदाहरण लें यहाँ पर, तो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर रावण सजीव है, इसके साथ में हम को लगा देंगे। लेकिन जैसे है राम ने पुस्तक को पढ़ा, अब हम यहाँ पर को नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पुस्तक निर्जीव वस्तु है। अभी हम इस रोल को यहाँ पर इतना ही देखते हैं। आगे इससे संबंधित अभी बहुत वाक्य मिलेंगे जहाँ पर अस्पष्टता बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा जो वाक्य होगा, अभी इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी हमें समझना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा आसान नहीं है। तो हम अब यहाँ पर हम को हटा दिए, को डिलीट कर दी, क्योंकि भाषा निर्जीव चीज है। यहाँ पे को हटा दिए। अब हम वाक्य को पढ़ेंगे ऐसे, देखेंगे क्या वाक्य सही लग रहा है या थोड़ा बड़ा अटपटा लग रहा है। तो होगा वे इस भाषा नहीं समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। बात को पढ़ने में अभी अटपटा लग रहा है। तो अगर हम ये चेक करें कि इसकी जगह यह लगाएं, अब फिर पढ़ के देखें कि क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है। वे यह भाषा नहीं समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये भी चल जाएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अभी और परिष्कृत करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि वे यह भाषा ना समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। ये परिष्कृत रूप होगा इसका। अब हम फिर अगला देखते हैं कि द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है। यहाँ पर देखते हैं कि द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि, व्यक्तित्व दो बार आ गया। तो हमें एक जगह से व्यक्तित्व डिलीट करना पड़ेगा, हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखते हैं कि द्विवेदी जी का महान व्यक्तित्व है, एक भी डिलीट कर देते हैं। सभा में उन भाइयों संबंधी चर्चा हो रही थी। इससे संबंधित एक रूल है कि भाइयों संबंधी नहीं होता है, भाइयों से संबंधित। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा करण कारक। तो जो चर्चा चर्चा के कारण है वो भाई है। तो हम देखते हैं कि जो करण कारक लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से, और इसका चिन्ह है से और के द्वारा। तो करण ये किसी चीज का हमें कारण देता है, कारण देता है, कार्य के करने का कोई ना कोई कारण देता है। तो यहाँ पर अ, काम क्या है, यहाँ पे कर्म ये है कि चर्चा हो रही है, क्रिया इसको कहते हैं, क्रिया कर्म नहीं, इसको बोलते हैं कि क्रिया। क्रिया का कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया है चर्चा हो रही थी। अब इसका कोई ना कोई कारण है, तो भाइयों से संबंधी, भाइयों से संबंधी संबंधित चर्चा। तो इसलिए यहाँ पर हम भाइयों के बाद में कारक चिन्ह लगाएंगे से, और यहाँ पे संबंधी, संबंधी नहीं संबंधित, संबंधित और संबंधी में थोड़ा सा अंतर है। संबंधी, संबंधी, इसको थोड़ा इस रूप में समझते हैं, और संबंधित, संबंधित। तो जो चर्चा होती है वो संबंधित चर्चा, और जो संबंधी है वो हमारे रिलेटिव्स हो जाते हैं, इसमें करके रिलेटिव्स हो जाते हैं, ये संबंधी होते हैं। जैसे भाई और भाई, ये दोनों संबंधी हो गए। आपस में क्या संबंध है, भाई, पिता पुत्र संबंधी, और संबंधी चर्चा, ये ऐसा रूल लगता है। अगला है मैं केवल इतना ही चाहता हूँ। मैं केवल
इतना ही चाहता हूँ। एक इसका रूल है साफ-साफ कि केवल के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है। रूल ये है कि रूल ये है कि चाहे केवल केवल के साथ में ही केवल के साथ में इसलिए ये दोनों साथ नहीं लगेंगे किसी वाक्य में। इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग। तो इसमें हो जाएगा मैं केवल इतना चाहता हूँ। अगला है उसकी जैसी दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी? यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर द्विरूक्ति है। ये दोनों शब्द पकड़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उसकी जैसी। अब हम इसको तोड़ते हैं। उस धन उस धन का धन ई, ये एक शब्द हो गया। और जैसे धन ई, ये दूसरा शब्द हो गया। ई इसमें भी लगा हुआ है, ई इसमें भी लगा हुआ है। तो हम कहीं एक जगह से हमें ई हटाना पड़ेगा, तभी द्विरूक्ति संबंधी अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। तो हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि उसकी जैस दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी। ये वाक्य अटपटा लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ से हटा देते हैं ई, इसमें लगा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा कि उस जैसी दूसरी शिष्या कहाँ मिलेगी, यहाँ पे का। फिर उसके बाद में मकान की दोनों तरफ दीवारें हैं। तो यहाँ पर इसको स्त्रीलिंग कर दिया है और इसको पुल्लिंग कर देना है। मकान के दोनों तरफ दीवार है। अब यहाँ पे है धन के रहित जीवन व्यर्थ है। यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि इस रूप में है कि यहाँ पर है कि धन के रहित, ये कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी केरा रे रे। ये धन से रहित जीवन, धन और जीवन के बीच में इस इसमें लगेगा अपादान कारक। अपादान कारक इस रूप में, चूंकि धन को जीवन से अलग किया जा रहा है। अगर जीवन से धन हट जाएगा तब वह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपादान कारक का चिन्ह लगाएंगे। तो अपादान कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से। तो यहाँ पे हो जाएगा कि धन से रहित जीवन व्यर्थ है। अभी इसको हम कारक वाला करते चलते हैं, इसको हम आगे चल के विस्तार में पढ़ेंगे। फिर अगला है कि वह निज में वहां नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर भी द्विरूक्ति है। वह निज में, वह स्वयं में वहां नहीं जाना चाहता, तो निज को हटा देंगे। वह स्वयं वहां नहीं जाना चाहता है। उसके बाद में अगला होगा कि विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। यहाँ पर जो अशुद्धि है वो इस रूप में है कि यहाँ पर को चिन्ह गलत लगाया गया है। कर्ता ने कर्म को, अगर हम यहाँ पे देखें कि कर्म कारक अगर हम लगाएं, कर्म में आता है कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है। तो ये दोनों नहीं लग पाएगा इसमें। कर्म भी नहीं लग पा रहा है। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का, विद्यार्थियों द्वारा कोई कर्म नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो को चिन्ह तब आ गया यहाँ पर। या श्याम ने श्याम ने रोहन को पीटा। तो यहाँ पे कारक चिन्ह जब आता है श्याम ने रोहन को पीटा, मतलब कि इन्होंने कोई काम किया, तब को का चिन्ह यहाँ पे लगाना उचित होता है। लेकिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर हम इस पूरे वाक्य को पढ़ें तो विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो चाहे तो इस पुस्तक का अध्ययन कर लें। अभी इतने यहाँ तक इस स्थिति में ये नहीं लिखा गया है कि विद्यार्थियों ने इस पुस्तक को पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते तो उनके द्वारा
कर्म किया जा क माना जाता है कि कर्म किया है उन्होंने कुछ। लेकिन ये केवल यहाँ पर एक निर्देश दिया जा रहा है। अब हम जैसे एक अंग्रेजी का एक वाक्य देखते हैं कि दिस बुक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। ये हम इसको अगर दिमाग में बैठा लें, तो ये कभी नहीं बोलेगा। ऐसे लिखा जाता है कि दिस बुक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर स्टूडेंट, तो फॉर का अर्थ होता है के लिए। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों के लिए आगे इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा।